राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे निर्मल वर्मा जी की कहानी परिंदे। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सेमेट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता तो वह अक्सर टहलते हुए सिमेट्री तक चली जाती थी। उसे उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गोलों से बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमेंट के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आवाज था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं? उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई। कोई खास बात नहीं, वह वही पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या ज़रूरत है? ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चित हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए तो नहीं झूठ बोल रही है। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीने की छुट्टियां काटना भी दूभर हो जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रकें कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुदी सी खुली रह गई है, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिर आया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी, ना जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था। ना जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौनों से लगते थे। हमने उस ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला बढ़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने लगे थे। उनकी छायाएं नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुस के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है। अब मुझे अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था। अब आदी हो चुकी हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट।
फिर कुछ कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियां खत्म होने लगती हैं। आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिटपिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र उसके लिए मैं लज्जित हूँ, उसे आप वापस लौटा दें। समझ ले कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ ना सकी, दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मिडोस पगडंडियों, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घंटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोस को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाते हुए चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दियासलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। फिर नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों से गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शक्करपारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती